बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, कुछ दिन पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो आपसे शेयर की थी कि सियालकोट में पीटीआई की टिकटों की तकसीम। इस ज़मन में मैंने खसूसन एक हलके को डिस्कस किया था, पीपी 39 को। उसके बाद मैंने फ़ेसबुक पर और अपना यूट्यूब पर एक वीडियो देखी है। असदुल्ला ख़ान हैं, 92 न्यूज़ के ये एंकर पर्सन रहे हैं। इन्होंने सियालकोट की 11 सीटों के हवाले से अपना एनालिसिस दिया है और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि सरमायादार और टिकट होल्डर किस तरीके से तज्ज़िये करने वाले अफराद को, रैंकर्स को ख़रीद लेते हैं और हक़ाइक़ को किस तरीके से मस्ख़ करते हैं और जो ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं उनको किस तरीके से रुख मोड़ने की कोशिश करते हैं। असदुल्ला ख़ान ने ये जो सियालकोट की टिकटों के हवाले से और ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से तज्ज़िया दिया है, ये इंतहाई लाइल्मी पर मबनी है, इंतहाई वेस्टेड इंटरेस्ट पर मबनी है और ये जानिबदारी पर मबनी है और तासुब पर मबनी है। मैं मिसाल देता हूँ, मैं एक-एक हलके को डिस्कस करूँगा कि उन्होंने क्या कहा और हक़ाइक़ क्या कहते हैं। सबसे पहला हलका है पीपीज़ 35। तो उन्होंने कहा कि सईद अहमद बल्ली बड़ी बेस्ट चॉइस है। देखें, हम लोग सियालकोट के रहने वाले हैं, हम ये समझते हैं कि सईद अहमद बल्ली का बुनियादी तौर पर ये एक नया हलका है। पहले पुराना हलका उनका मौजूदा पीपी 39 था। तो मतलब ये है कि सईद बल्ली का अपना गाँव गलते इसी हलके में है, लेकिन उनके लिए हलके के लिए कंटेस्ट करने के हवाले से, धड़ेबंदी के हवाले से और मोटिवेशन के हवाले से, वर्क के हवाले से बिल्कुल एक नया हलका है। गो कि सईद बल्ली एक अच्छा कैंडिडेट साबित हो सकता है। और उसके अलावा जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बड़ा डिपेंड करते हैं कि जो पीटीआई के टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद थे, मियाँ अहमद जवेद साहब और अपना दिलावर बेग साहब, और उस हलके में एक बड़ी मोस्ट पावरफुल जो पीटीआई की वाइस थी डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहबा, ये क्या मूव लेते हैं, ये किस तरफ बैठते हैं। तो फिर सईद अहमद बल्ली का इलेक्शन हम लोग देखेंगे कि किस करवट बैठता है। जबकि ये असदुल्ला ख़ान साहब कह रहे हैं कि जी बिल्कुल उनका तो ये हो गया और वो हो गया। आई फ़ील कि उनको किसी ने फ़ीड किया हुआ है और उनको ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ख़ास अदराक नहीं है। इसके अलावा एक और फैक्टर है कि इस हलके में मौजूद है कि नून लीग के जो आज़ाद उम्मीदवार पिछली दफ़ा लड़े थे, ज़ियाफ़त साहब, मलिक ज़ियाफ़त अवान साहब, इस दफ़ा उनका क्या किरदार होता है। फिर इस हलके में हम लोग एक पॉलिटिकल एनालिसिस कर सकेंगे कि इलेक्टोरल जो रिज़ल्ट्स हैं वो किस तरफ जाते हैं। नंबर 2, पीपी 36। एहसन सलीम बरियार साहब की ये गुडविल है कि उन्होंने पिछली दफ़ा सियालकोट की बड़ी एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फैमिली, वरियो फैमिली को हराया है। तो ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से देखा जाए तो इस दफ़ा एहसन सलीम बरियार के मुकाबले में पीटीआई का किसी ने टिकट ही नहीं मांगा या किसी को प्रेजेंट ही नहीं करवाया गया खान साहब के सामने। तो अब देखा जाए तो ये कागज़ी तौर पर तो इनका बड़ा एज है कि इन्होंने ये हलका जीता हुआ है और इनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं था। लेकिन इनके जो डीमेरिट्स हैं वो अब कोई बंदा भी डिस्कस नहीं कर रहा। वो डीमेरिट्स क्या हैं कि पिछले हलके के मुकाबले में ये हलका अबाउट कोई 70-60% चेंज हो चुका है। अब इसमें बॉर्डर बेल्ट की काफ़ी सारी कौंसिल शामिल हो चुकी हैं, जिनमें बाजरागढ़ी है और आगे मिराज के है और आगे चारवा कौंसिल के कुछ गाँव हैं और इसके अलावा गटगोर है और इसके अलावा खाना वाली कौंसिल है। तो ये बिल्कुल एक नया हलका, एक नया सिनेरियो बना हुआ है। ये हलका किसी और शख्स ने बनवाया था अपनी ज़रूरत के तहत, नून लीग से इनका ताल्लुक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं इस हलके में आ सके। और अब जो नून लीग ने बड़ा एक हैवी वेट कैंडिडेट इसमें डाला है, तो अब एहसन सलीम बरियार के लिए ये हलका नया भी है और चैलेंजेबल भी है, क्योंकि नून लीग भी इस हलके से काफ़ी अर्सा से जीत रही है। और एक नया जो बात है, अब डिपेंड्स अपॉन कि राना लियाकत को नून लीग का टिकट मिलता है तो वो नून लीग को सपोर्ट करते हैं या अपना वो जो है अपना मिर्ज़ा अल्ताफ़ साहब, उनको टिकट मिलता है तो राना लियाकत साहब इनकी नून लीग की मुखालफत करके आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं। ये भी मतलब इस हलके में इस हद, क्योंकि उनका इंटरवेंशन साहब का हलका उनका ये हलका है। तो मैं हैरान होता हूँ कि ये नेशनल लेवल के जो तज्ज़िया निगार हैं वो किस तरीके से तज्ज़िये करते हैं और उसको 84 केस 84,000 बंदे ने उसको सुना हुआ है और देखा हुआ है और कोई कमेंट नहीं दिए। हालांकि उसका तज्ज़िया बिल्कुल वन साइडेड है और लाइल्मी पर मबनी है। अच्छा, इसके अलावा पीपी 37 है, ये चौधरी इखलाक साहब वाला हलका है। इसको उन्होंने कहा कि पिछली दफ़ा मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जीतेंगे। अच्छा, पिछला हलका जो पीपी 36 गुजरा है, इसमें मैं 2 चीज़ें बड़ी इग्नोर कर गया। इसमें डिपेंड्स अपॉन कि एहसन सलीम बरियार के साथ चौधरी गुलाम अब्बास साहब और चौधरी मकसूद साहब मुश्तरका तौर पर ये अलहदा-अलहदा क्या सलूक करते हैं कि पंजाबी च कहते हैं किन्ना हत्थ पवांदे ने।
अच्छा, अभी आ जाएँ दोबारा चौधरी खलाक वाले हलके पे। इसमें मायर फैक्टर जो है ये बड़ा काउंटेबल है। तो आल दो कि अभी तक सियालकोट में सबसे मज़बूत हलका पीटीआई का ये चौधरी खलाक वाला हलका ही है। तो मायर फैक्टर को हम लोग कंसिडर ज़रूर करेंगे कि ये कितना डेंट डाल सकता है या इनके साथ वो किस तरीके से डीलिंग कर लेते हैं। अगला हल्का है पीपी 38 उस्मान डार साहब वाला हल्का। तो उस्मान डार साहब ने एक जो ये मीडिया पे हवाई उड़ाई हुई है कि सीएम के कैंडिडेट हैं, तो इसका जहां उनको कुछ मार्जिन मिलेगा तो वहां उनको इसका नुकसान भी हो सकता है। ऑब्वियसली जो मुखालिफ कैंडिडेट्स हैं वो उसी रवैये के साथ उसी तैयारी के साथ इनका मुकाबला करेंगे। इस हलके में जो उनको चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं वो मायर फैक्टर भी है। और पीटीआई के जो मुनहरफ और नाराज़ अरकान हैं हर काउंसिल में बिल्कुल पूरी पूरी 80% काउंसिल को वो मूव करने की सलाहियत रखते हैं। और इस हलके में मंशा भट्ट साहब जो इस हलके के सिटिंग एमपीए हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। तो मेरे ख्याल में उस्मान डार के लिए ये हलका कोई इतना ज़्यादा फेवरेबल हलका साबित नहीं होगा। देखिए, तज्ज़िया के तौर पर मैं उनको डिमोरलाइज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन अभी तक के हालात के मुकाबिल ये 30-70 का मुकाबला है। नून लीग यहाँ 70 के करीब है, हालात कुछ भी हो सकते हैं। अगला हल्का आ गया पीपी 39 उमर जावेद गुमन साहब। उमर जावेद गुमन साहब के बारे में उन्होंने कहा असदुल्ला साहब ने कि इनको ब्रिगेडियर असलम साहब लेके आए और ये नए हैं, पीटीआई का नया फेस हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ही नए हैं और ज़िंदगी में कभी इन्होंने काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। तो और लोगों को अभी तक हल्के के कोई 5% लोगों को भी नहीं पता कि इनका गांव कौन सा है और ये कहाँ के रहने वाले हैं और इनका पॉलिटिकल वर्क क्या है। कभी कोई पॉलिटिकल गैदरिंग में कोई जलसा किया हो, कोई एजिटेशन में शामिल हुए हों, कोई पीटीआई के लिए इनकी कोई 2 घंटे की कुर्बानी भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि इनके मुकाबले में जिस कैंडिडेट को इग्नोर किया गया है वो पॉलिटिकली ग्राउंड पे मौजूद है और साबका एमपी है इस हलके का और मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहा है और इसके अलावा तहसील नाज़म की सीट उसने 6 वोटों से लूज़ की थी गालिबन। मतलब ग्राउंड पे है और 8-10-15 हज़ार बंदे के साथ उसका प्रॉपर इंटरेक्शन है। लास्टली आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ताहिर महमूद हुंडली ने वोट कोई 14,000 समथिंग वोट लिए, तो वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कंपेन कर रहे हैं। तो ये हल्का पीटीआई के लिए बिल्कुल ही कह लें कि सबसे कमज़ोर हल्का है, क्योंकि इसमें जो वरियो ख़ानदान है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस तरीके से अगर पीटीआई डिवाइड हो गई। मैं समझता हूँ कि अगर ये टिकट ताहिर महमूद हुंडली को दिया जाता तो उमर जावेद गुम्मन बिल्कुल भी कोई डेंट डालने के पोजीशन में नहीं होते, क्योंकि इनका तो अपने गांव में भी अपने कज़न्स के साथ मुकाबला है। वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हो सकता है ये अपना पोलिंग स्टेशन भी हार जाएँ। और ये चॉइस जो है ये पार्टी की क़यादत की बिल्कुल ही समझ से बाहर है, ये क्यों है। अगला हल्का है पीपी 40 डॉक्टर तनवीरुल इस्लाम। इनके इस हल्के में बिल्कुल नई एंट्री है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि अभी ये क्या मूव लेती है, क्योंकि नून लीग ने अपना इनके मुकाबले में बंदा खड़ा नहीं अभी नॉमिनेट किया कि इधर के राना लियाकत साहब आते हैं या मिर्ज़ा अल्ताफ़ साहब आते हैं। तो इसके पॉलिटिकल मुज़मिरात तो बात की बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन को मोबिलाइज़ कर सकते हैं। बरादरी वाइज़ भी एक्सपीरियंस भी है इन लोगों का, एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ये कंटेस्ट में है, 1 टू 1 मुकाबले की पोजीशन में ये हल्का है। अगला है पीपी 41। इस हल्के में जो उम्मीदवार हैं एहसन इबाद साहब, ये साबिक़ वज़ीर चौधरी गुलाम अब्बास साहब के बेटे हैं और ये भी इस हल्के में एक बड़ी चैलेंजिंग बात है। इनका टिकट लेके आना भी एक बड़ी बात है इस हल्के में, क्योंकि वहाँ बड़े मज़बूत कैलिबर के लोग थे। मुनव्वर गिल साहब थे, अमजद अली बाजवा साहब थे। तो मैं ये समझता हूँ कि असदुल्ला का ये तज्ज़िया कि ये बिल्कुल एक न्यू फेस है और इनकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, ये तो उनकी लाइलमी पर मबनी है। अलबत्ता अगर मुनव्वर गिल साहब और अमजद बाजवा साहब इनके साथ सिटिंग में बैठें और इसमें एक इजाज़ राना एजाज साहब हैं, तो इस हल्के में भी पीटीआई के लिए मैं समझता हूँ कि कोई इतना ज़्यादा आसान नहीं है मूव करना आगे। आगे आ जाएं पीपी 42 बाऊ रिजवान साहब। ये 2-3 दफ़ा एमपी रहे हैं इस हल्के से और ये बड़े डीप रूटेड आदमी हैं और इनके बारे में जो बात की गई असदुल्ला साहब की तरफ से कि ये कोई करप्ट आदमी हैं या ये कोटे में आ गए हैं और इनकी शोहरत अच्छी नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत, बेसलेस और ये उनको इंजेक्ट की गई है। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये अगर कोई बंदा काफ लीग में रह के जीत सकता है तो पीटीआई का टिकट उसको मिल जाना उसके लिए एक ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट का बायस बन सकता है। तो लिहाजा उनके बारे में जो जितनी भी बातें असदुल्ला ने अपने तज्ज़िये में की हैं वो बिल्कुल ही बेसलेस हैं कि उनकी शोहरत अच्छी नहीं है
انہوں نے بٹی والوں کو بٹے والوں کو NOC دیے، بھائی یہ تو ان کی فیور میں جائے گا نا سارا، کہ گراس روٹ لیول پہ اس نے کام کیا ہے۔ تو یہ حلقے پہ بھی ان کا تجزیہ بڑا کمزور ہے، اور ویسے بھی جو زمینی حقائق ہوتے ہیں وہ الیکشن کے قریب جا کر مختلف ویریبل سے بدلتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ PP 43 وقار عظیم افتخار صاحب، یہ نیا فیس جو آپ نے کہا، نوشین افتخار والے حلقے میں جو MNA ہے وہاں سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس حلقے میں کینڈیڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی PTI نے اپنی شکست کو قبول کر لیا ہے، کیونکہ اسجد ملی کے حشر کو دیکھ کر اب یہ PTI نے ایک ینگ بندے کو اتارا ہے کہ سیٹ تو ہم نے لوز کرنی ہے، تو کم از کم ینگسٹر کے کوٹے میں ڈال دیں کہ بندہ نیا تھا۔ حالانکہ یہاں اگر یہ ٹکٹ خواجہ پاشی کو دیتے تو یہ بہت اچھا مقابلہ ہو سکتا تھا۔ PP 44 عظیم نوری گمن صاحب، دیکھیں یہاں آ کے خان صاحب نے بڑی کنٹرڈکشن دکھائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک فیملی کو 2 ٹکٹیں نہیں دیتا، تو پھر اس فیملی کو 2 ٹکٹیں کیسے؟ MNA ان کے بھائی ہیں، MP ہے وہ خود ہے۔ یہاں بھی اکاموڈیشن ہونی چاہیے تھی کسی اور کینڈیڈیٹ کو، بار طور یہاں مقابلہ اتنا آسان نہیں ہے، یہاں بھی 1 to 1 مقابلہ ہوگا۔ آگے PP 45 آخری حلقہ ہے، بیرسٹر جمشید گیاس۔ میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر صاحب رانا فیملی کے مقابلے میں اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو ابھی تک کے نمبر جو ہیں وہ نون لیگ کے زیادہ ہیں، بار طور ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بیرسٹر صاحب کا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے، کوئی اتنی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی فیملی نہیں ہے جو الیکشنز کو موبلائز کر سکے۔ ان کا ٹوٹل اوڑھنا بچھونا ڈسٹرکٹ قیادت کے ارد گرد ہی سارا دن رہتا ہے، اور حلقے میں ان کا وقت بہت کم گزرتا ہے۔ گو کہ یہ میری برادری ہیں تو میری ان کے بارے میں نیک خواہشات ہیں کہ اللہ کرے ان کو یہ پھیتی لگ جائے۔ تو اب تک کا یہ سارا تجزیہ جو ہے سیالکوٹ کی سبھی ٹکٹوں کا، یہ میں نے آپ کے سامنے خلاصہ رکھا ہے، اور جن کینڈیڈیٹس کو اسد اللہ نے بڑا کمزور پیش کیا ہے، جیسے احسن عباس ہے اور بیرسٹر جمشید ہے اور باؤ رضوان ہے، یہ بالکل ہی بیس لیس بات ہے۔ یہ کینڈیڈیٹ اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنے کوئی دوسرے کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو باقی ان ٹکٹوں کے حوالے سے خان صاحب نے جو غلطیاں کی ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے ٹوٹل ٹکٹس 11 میں سے 7 سے 8 ٹکٹ وکیلوں کو دیے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ شاید وکیل بڑا کوئی 30 مار خان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے اپنی ہی بات کو کنٹرڈکشن کیا ہے کہ ایک گھر میں 2 ٹکٹیں نہیں دی میں نے، تو یہ بھی انہوں نے کیا نوری گمن کو ٹکٹ دے کے۔ تیسری بات، خان صاحب نے کہا تھا کہ میرا بیانیہ مضبوط ہے، میں جس کو ٹکٹ دوں گا وہ جیتوں گا۔ کسی بھی ایسے شخص کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا جو سرمایہ دار نہیں ہے یا جس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کسی اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ فیملی سے نہیں ہے۔ تو ان ٹکٹوں کی تقسیم سے سیالکوٹ میں ورکر بالکل سرد موری کا شکار ہیں۔ عمر ماہر کو، طاہر ہندلی کو اور مرزا دلاور کو، اس طرح کے پرانے ورکرز کو، یا جو ڈے ٹو ڈے لوگوں کے ساتھ انٹریکشنز میں رہتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو اگنور کرنے سے پارٹی کے ورکرز میں ایک سرد مہری ہے، چونکہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر لوگوں کا اپنا ایک مخصوص مزاج ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا۔ بار طور PTI کے مقابلے میں اگر PTI ہی کے آزاد امیدوار کھڑے ہو گئے تو پھر ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا ماسوائے 1 یا 2 سیٹیں نکالنا، چونکہ نون لیگ ابھی تک مضبوط ہے، الیکٹرک پالیٹکس کو بہت اچھے طریقے سے وہ سمجھتی ہے، اور جب ہمارے ہاں الیکشنز ہوتے ہیں تو بیانیے کے مقابلے میں گلی محلے میں، گاؤں میں برادری سسٹم، پارٹیز اور دھڑے بندی جو ہے یہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ بار طور اس پورے سینیریو میں جو بھی تجزیہ مجھے سمجھ میں آیا وہ میں نے ان بائسڈلی آپ کے سامنے رکھا۔ جو آپ لوگوں کو اس میں کچھ خامیاں نظر آئیں تو میں اس کو خندہ پیشانی سے قبول کرنے کو تیار ہوں۔ امید ہے میری آپ ویڈیو کو دیکھ کے اس کو کمنٹ ضرور کریں گے، اس کو شیئر ضرور کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔